गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरे इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 9 पे कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज जल्दी से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा और साथ में टाइम स्टैम्प्स भी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड सिमिलरली जिटर आयनिक फॉर्म, मेटाबोलाइट्स, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज हम शुरू करते हैं विद अ न्यू टॉपिक। तो जिन भी बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है वो प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं विद पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? The acid insoluble pellet also has polysaccharides. Polysaccharides मतलब carbohydrates as another class of macromolecules। यानी कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। एज नाम से ही आपको सजेस्ट हो जाता है, मैक्रो मीन्स बड़ा एंड माइक्रो मीन्स छोटा, तो बड़े मॉलिक्यूल्स एंड छोटे मॉलिक्यूल्स। तो वहां पर हमने पढ़ा था एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में चार तरह की चीजें आती है, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, यस। तो वहां पर उसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को भी इंक्लूड किया गया है एज एन अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स की एक दूसरी क्लास क्या ली गई है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स की डेफिनेशन आपको दी गई है कि लॉन्ग चेन्स होती है शुगर्स की, जिस तरह से आपको साइड में डायग्राम में दिखाया गया है, पिक्चर में दिखाया गया है कि ये लॉन्ग चेन्स होती है शुगर्स की। ठीक है, दे आर थ्रेड, लिटरली एक क्योटन थ्रेड की तरह होते हैं जो डिफरेंट तरह के मोनोसेकेराइड्स को कंटेन करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। फॉर एग्जांपल हम अपना रफली एग्जांपल जो हमारी इमेजिनेशन से बनता है, दैट इज अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक की तरह पार्टिकल्स बना रही हूँ, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स ग्रीन कलर के बना रही हूँ, इसका मतलब एक ही सेम सेम पार्टिकल एडिड होता है। तो मान लीजिए कि जो ग्रीन पार्टिकल है ये ए शुगर हो गई, ठीक है, ये आपके पास बी शुगर हो गई। तो इस तरह से ये सारी लॉन्ग चेन्स बनती है। लॉन्ग चेन्स कितनी लॉन्ग होते हैं ये आपने लास्ट वीडियो में देख लिया था, और कुछ ना कुछ तरीके के बॉन्ड से भी ये अटैच्ड होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोटीन की जो लॉन्ग चेन होती है वो सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और जो बॉन्ड होता है वो अमीनो एसिड किस तरह से जुड़े होते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी पॉलीसेकेराइड में भी, बच्चों पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, पॉलीसेकेराइड पे भी क्या होता है, मोनोसेकेराइड, मतलब कि एक ही सेम एक जैसे मिलते जुलते बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह लंबी लंबी चेन्स होती है, किसकी, शुगर की। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड consisting of only one type of monosaccharide। यानी कि सेलुलोज एक पोलोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, पोली मतलब बहुत सारे, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो बहुत सारी शुगर की लंबी लंबी चेन्स को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स, जिसका एग्जाम्पल है सेलुलोज। तो उसमें एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड जुड़ा होता है, यानी कि ग्लूकोज। अब फॉर एग्जाम्पल इस जो ऊपर के एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है, इसी को ही मान लेते हैं कि ये एग्जाम्पल है सेलुलोज का, और यहाँ पर जो आपको ए बी एंड सी दिखा रखे हैं ऑफ द सेम कलर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो है आपके पास ग्लूकोज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि एग्जाम्पल से पॉलीसेकेराइड होता क्या है, और एग्जाम्पल है सेलुलोज। सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर यानी कि सेम तरह के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन अ प्लांट टिश्यू। तो इसी तरह से दूसरा एग्जांपल जो है वो है स्टार्च, वो भी एग्जांपल है पॉलीसेकेराइड का, बट वो कहाँ यूज होता है, प्लांट टिश्यू में एनर्जी को स्टोर करने के लिए। और तीसरे तरह का जो एग्जांपल है वो है ग्लाइकोजन। तो इस तरह से अभी हमने देखे तीन तरह के एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है सेलुलोज, दूसरा होता है स्टार्च एंड तीसरा होता है ग्लाइकोजन। ये तीनों किसके एग्जांपल है, ये तीनों पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल है। अब आप साइड में एक पिक्चर और देखेंगे जिससे पता लग रहा है कि होमोपॉलीसेकेराइड कौन से होता है, यानी कि होमोपॉलीमर कौन से होते हैं, एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स कौन से होते हैं, यानी कि हेट्रोपॉलीमर कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पिक्चर में आपको जैसे दिखा रखा है कि एक होता है अनब्रांच्ड और एक होता है ब्रांच्ड। तो अनब्रांच मतलब जो स्ट्रेट
लाइंस होती है, स्ट्रेट चैन्स होती है, उसे कहते हैं अनब्रांच्ड। और जो ब्रांचेस में इस तरह से अवेलेबल होते हैं उसे हम कहते हैं ब्रांच्ड होमोपोलीसेकेराइड। अब आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही अनब्रांच्ड एंड ब्रांच में कलर जो है वो सेम है, यानी कि रेड। तो इसका मतलब ये होमो है, यानी कि सेम तरह के मोनोसेकेराइड से बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड में आगे बढ़े और एग्जांपल्स, जैसे अभी हमने देखा स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोस हो गया। इसी के अलावा एक और एग्जांपल आता है, दैट इज इन्यूलिन। इन्यूलिन भी एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का। पॉलीसेकेराइड चेन में जैसे मान लो ग्लाइकोजन हो गई, जो राइट हैंड होता है उसे रिड्यूसिंग एंड कहते हैं और जो लेफ्ट हैंड होता है उसे नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। यानी कि आपके पास कोई बड़ी सी चेन हुई ग्लाइकोजन की, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो राइट साइड वाली होगी, यानी कि आपका ये लंबी सी चेन है, इसमें सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स लगे हुए हैं। वो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी बस एक इमेजिनेशन है कि हम किस तरह से कंसेप्ट को समझते हैं। तो जहां पर ये जो राइट हैंड साइड वाली, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है उसे कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। यानी कि इसका मतलब, बहुत ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, फोकस करेंगे स्क्रीन पर, कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एंड का मतलब जो आसानी से रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड है ना आपके पास, वो वहां से हम मॉलिक्यूल्स को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि नॉन रिड्यूसिंग एंड से, जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर हमें किसी पॉलीसेकेराइड चेन को कम करना है, तोड़ना है, तो हम कहां से करेंगे, रिड्यूसिंग एंड से, यानी कि राइट हैंड साइड से हम उस चेन को तोड़ने की कोशिश करेंगे बजाय लेफ्ट हैंड साइड के, बिकॉज दैट इज नॉन रिड्यूसिंग एंड। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। जो स्टार्च अभी हमने एग्जांपल पढ़ा पॉलीसेकेराइड का, वो एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हेलिकल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, लेकिन आपको शेप नहीं पता। हेलिकल मींस इस तरह से, जैसे हमारी घर की सीढ़ियां होती है, वैसी शेप होती है हेलिकल। ठीक है, तो हेलिकल की तरह शेप में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास स्टार्च। इन फैक्ट स्टार्च होल्ड करते हैं 12 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से 12 मॉलिक्यूल्स की लंबी सी चेन बनती है। स्टार्च 12 जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पर बस कलर इंडिकेट किया कि जो स्टार्च 12 होता है आपके पास, वो कौन से कलर का होता है, वो हमारे पास ब्लू कलर का होता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड 12। यानी कि सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो आपके पास स्टार्च होता है उसमें 12 मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, किसकी शेप में, सीढ़ी की शेप में। यानी कि आपकी जो स्टेयर्स होती है घर की, उस शेप में इस तरह से स्टार्च 12 प्रेजेंट होता है, और जो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और दूसरी तरफ जो सेलुलोस होता है उसमें ऐसा कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बना होता, उसमें कोई 12 मॉलिक्यूल्स कंटेन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये डायग्राम्स हम रफ करते हैं अपनी ड्राइंग, जो इमेजिनेशन ड्राइंग है, और मेन परफेक्ट पिक्चर को ध्यान देते हुए समझते हैं कि जिस तरह का डायग्राम अभी मैंने आपके सामने बनाया, यानी कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज की यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हो, बॉक्स ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, यानी कि जो ग्लूकोज के बीच के बॉन्ड्स होते हैं उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, एच बॉन्ड, क्योंकि हर बॉन्ड हाइड्रोजन से भी जुड़ा होता है, तो जो डॉटेड आपको दिख रहा है दैट इज एच बॉन्ड। तो इस तरह से आपको डायग्राम दिखा रखा है एक स्टार्च हेलिक्स का। ठीक है, एंड नीचे आपको डायग्राम दिखा रखा है ग्लाइकोजन का। एज पर स्टूडेंट्स, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सारे कंसेप्ट्स की, कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, ग्लूकोज किस कैटेगरी में आता है, सेलुलोज किस कैटेगरी में आता है, या फिर स्टार्च किस कैटेगरी में आता है, पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में। पॉलीसेकेराइड होता क्या है, ये टर्म्स क्लियर करनी है एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, बट फ्रॉम केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो ग्लाइकोजन में एक साइड होती है रिड्यूसिंग एंड एंड दूसरी साइड होती है नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। तो अभी जो हमने डायग्राम लास्ट में देखा था, आप चाहो तो वीडियो बैक भी कर सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं, इट्स अप टू यू कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ग्लाइकोजन का। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि डायग्राम है इस तरह से, ये कार्टून डायग्राम बना हुआ है, यानी कि एज पर जैसे आपने प्रीवियस डायग्राम देखा था वो सही था, वो केमिस्ट्री जो डायग्राम हम बनाते हैं वैसा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कार्टून डायग्राम है जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर बस सिंपल सी बात हमने ये समझनी है कि जो ये साइड होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है,
होती है और जो ये साइड होती है वो राइट साइड होती है, आप सभी को पता है, राइट। तो जो राइट साइड होती है उससे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एंड। यानी कि अगर हमने कोई भी मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करना है तो वो हम कहां से करेंगे, राइट साइड से करेंगे, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एंड है, ठीक है। राइट आर से शुरू होता है, रिड्यूसिंग आर से शुरू होता है, तो आप याद रख सकते हो कि जो राइट साइड होती है वो रिड्यूसिंग एंड है। ऑल राइट, एंड सिमिलरली हियर कि लेफ्ट साइड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड है, अपोजिट है, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी चीज रिमूव नहीं कर सकते, कोई भी चैन नहीं तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, वैसे तो हम फ्यू एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं। स्टार्च हो गया हमारे पास, सेलुलोस हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, एंड प्लांट की सेल वॉल्स होती है वो भी किससे बनी होती है, सेलुलोस से बनी होती है, ठीक है। सेलुलोस से पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो सेलुलोस का कहाँ यूज होता है वो आपको बताया गया, दैट इज प्लांट की सेल वॉल में आपकी सेलुलोस यूज होती है, जो कि पॉलीसेकेराइड है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोसिक। जो पेपर बनता है हमारे प्लांट पल्प से और कॉटन फाइबर से, वो भी किससे बनता है, सेलुलोस से बनता है। अगेन सेलुलोस क्या होता है, आपके पास एक पॉलीसेकेराइड होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर। ये तो आप सिंपल सिंपल देख रहे हो, लेकिन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं नेचर में। उनके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एमिनो शुगर्स होती है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं। एक तो नॉर्मल शुगर हो गई, एक केमिकली मॉडिफाइड, उसको किस तरह से चेंज किया हुआ है, जैसे ग्लूकोसेमाइन हो गया, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसेमाइन हो गया, ये सारी की सारी आपके पास मॉडिफाइड शुगर्स के नेम है। तो ऐसे नेचर में हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड देखते हैं। एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, इसके बारे में सभी बच्चों को पता होगा कि उसके जो बाहर की आउटर लेयर होती है, एक्सोस्केलेटन पोर्शन, वो किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है, वो भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं। तो आप सभी बच्चों को अब क्लियर है कि होमोपॉलीमर्स क्या होता है आपके पास। होमोपॉलीमर्स होते हैं वो पॉलीमर्स, वो पॉलीसेकेराइड्स जो कि सेम मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, सेम बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं। ऑल राइट, तो इसी तरह से हमने अभी देखा कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड के, एक रिकैप कर लेते हैं। सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। स्टार्च, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के। आप साइड में अब पिक्चर पे फोकस करते हैं, बिकॉज आई बिलीव कि पिक्चर से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो प्लांट सेल वॉल आप देख रहे हो कि उस सेलुलोज से बना होता है। तो जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हो, सिर्फ ब्लू वाला पोर्शन, वो है प्लांट की सेल वॉल इन अ कार्टून वे। तो कार्टून की वे से आपको दिखाया गया कि ये सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है सेलुलोज से बना होता है, प्लांट की सेल वॉल। सिमिलरली जब पेपर बनाते हैं तो ये पेपर प्रोसेस है। पेपर जब बनाते हैं या कॉटन फाइबर से या फिर प्लांट पल्प से बनाते हैं, तो वो किससे बनते हैं, सेलुलोज से बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से लास्ट जो आपके पास आर्थ्रोपोड्स होते हैं, उसकी जो स्किन होती है स्टूडेंट्स, इतनी हार्ड होती है, यानी कि पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं काइटिन से। तो जैसे एज एन लिविंग कंपोनेंट हम ऐसे ही देख लेते हैं काइटिन, लेकिन इसके पीछे काफी केमिस्ट्री फंडा है, यानी कि साइड में आप रिएक्शन भी देख सकते हो किस तरह से बड़ी बड़ी रिएक्शन से मिलकर ये सारी इसकी वॉल्स बनी होती है। ऑल राइट, न्यूक्लिक एसिड, एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ये आपकी एज पर एनसीईआरटी कंटेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आई होप जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल है उन्होंने ओपन किए होंगे एंड उन्हें काफी अच्छा समझ आ रहा होगा। तो न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे तरह का मैक्रोमोलिक्यूल होता है। पॉलीसेकेराइड में हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल था, और न्यूक्लिक एसिड भी हमारे पास क्या है बच्चों, मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन बच्चे ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जैसी कुछ टर्म्स जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैक्रोमोलिक्यूल है एक अदर टाइप का न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, लिविंग टिश्यूज में पाया जाता है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। Together with polysaccharide and polypeptides, these comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. Together, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, कमेंट करके आप मुझे नीचे बता सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, तो जिस बच्चों को रिवाइज करना है वो रिकैप हो जाएगा कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ठीक है। एंड पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है, ये तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड्स का मतलब वो बॉन्ड जो एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, लिविंग टिश्यूज का बहुत बड़ा फ्रैक्शन, यानी कि आधे से ज्यादा लिविंग टिश्यूज या सेल जो है ना वो पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से ही मिलकर बने होते हैं। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना बच्चों, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है। अब कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है,
तो आप सोचोगे वीडियो में क्या बताया या फिर डेफिनेशंस क्या होती है, तो सिंपल एक वर्ड है, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। यहाँ आपको सबसे पहले यही मेंशन किया गया, दिस इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, बाकी टर्म्स तो बात की है, लेकिन ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो ये किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? न्यूक्लियोटाइड का बिल्डिंग ब्लॉक है। न्यूक्लियोटाइड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ वास्ट कंसेप्ट, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है न्यूक्लियोटाइड का, और इसको 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, एक होते हैं मोनोसेकेराइड, और थर्ड होता है फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। फिर से समझते हैं, अगर हमें नहीं समझ आया तो फिर से देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है बच्चों, वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लिक एसिड की, यानी कि दोनों का मतलब कि आपस में कोई लिंक है ना, वो आगे आने वाली वीडियो में हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर आप केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो भी साइक्लिक वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, वो सारे अंडर आते हैं हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, राइट। इसके अलावा मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड तो अभी अभी हमने पढ़ा है, वो बेसिक यूनिट्स जो मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाती है, राइट। एंड इसी के अलावा एक फॉस्फेट भी होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें डीएनए आरएनए इन सब में क्या होता है कि फॉस्फेट का भी काफी बड़ा रोल होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है शुगर, शुगर को हम क्या कहते हैं नॉर्मली? मोनोसेकेराइड, और एक होता है नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्या होते हैं कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स के? द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है, जिनका नाम क्या होता है? एडिनाइन, ग्वेनाइन, यूरेसिल, साइटोसाइन एंड थाइमिन। अब आधे बच्चों को समझ आ रहा होगा या फिर याद आ रहा होगा कि मैंने पहले वीडियो में भी इन सबके नाम लिए थे, और न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियस बेसिस में डिफरेंस बताया था। आई होप अगर जिन बच्चों को याद आ गया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किन किन बच्चों को याद आ गया कि हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले से भी अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ रखा होगा, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यस, बिकॉज आई विल रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। ओके, सो बिकॉज यही मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी बस कमेंट करते रहिए और मुझे दिखता रहे कि किस तरह से एक्टिवनेस है आप सबके अंदर, एंड आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो। दैट इज समथिंग आई वांट। सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी पढ़ी थी हमने न्यूक्लियोटाइड्स की, वो है, उसमें क्या आता है? नाइट्रोजिनस बेसिस आते हैं, जिसके एग्जांपल है एडिनाइन, ग्वेनाइन, यूरेसिल, साइटोसाइन एंड थाइमिन। एडिनाइन एंड ग्वेनाइन जो होते हैं वो प्यूरिन्स होते हैं, और जो इसके अलावा यूरेसिल, साइटोसाइन एंड थाइमिन हो गए वो पिरिमिडिन्स होते हैं। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होती है उसे कहते हैं प्यूरीन या फिर पायरिमिडिन, प्यूरीन या फिर पायरिमिडिन। तो ये होती है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, जिसके अंदर प्यूरीन में क्या आते हैं आपके पास? एडिनाइन और ग्वेनाइन, और पिरिमिडिन में क्या आते हैं आपके पास? यूरेसिल, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। The sugar found in polynucleotide is either ribose or 2-deoxyribose, यानी कि कह रहे हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, उसमें शुगर या तो डीएनए वाली हो सकते हैं डीऑक्सीराइबोस, या फिर आरएनए वाली राइबोस हो सकती है। A nucleic acid containing deoxyribose is called DNA, deoxyribonucleic acid। तो वो न्यूक्लिक एसिड जो डीऑक्सीराइब्स, एक शुगर का नाम है बच्चों, उसको कंटेन करता है, तो उसे कहते हैं डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। एंड वो न्यूक्लिक एसिड जो कंटेन करता है राइबोस, राइबोस क्या है बच्चों? राइबोस एक शुगर का नाम है, तो उसको कंटेन करके रखता है, तो उसे कहते हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये होते हैं प्यूरीन्स, यानी कि एडिनाइन एंड ग्वेनाइन, एंड पायरिमिडिन्स दैट इज साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरेसिल। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जस्ट फटाफट से एक छोटा सा रिकैप कर ले ताकि माइंड में एकदम से आ जाए, अब जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं बच्चों, एक होता है प्यूराइंस और एक होता है पायरिमिडिन्स। जो प्यूराइंस होते हैं उसमें आता है एडिनाइन एंड ग्वेनाइन, एंड जो पायरिमिडिन्स होते हैं उसमें आते हैं साइटोसाइन, थाइमाइन एंड यूरेसिल। ठीक है, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो लास्ट नीचे वाली पिक्चर में आपको दिखेगा कि यूरेसिल जो होता है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, और जो थाइमिन होता है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई तो प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताएं कि कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तक क्लियर है।
तो यू हैव टू राइट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तक सब क्लियर है। और हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर ना हुआ हो तो वो भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं, छोटे से छोटे डाउट्स यहाँ पर जरूर क्लियर होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स तो अभी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और फिर से क्यों आ गया? यस स्टूडेंट्स, अब हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखना है। पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी, लेकिन अब हम स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे। तो प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, यानी कि उसमें मोनोसेकेराइड्स की अलग अलग यूनिट्स होती है कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ एमिनो एसिड, और उसमें क्या होता है, एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन्स जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती है, फिर से एमिनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन्स। क्या कहते हैं हम? प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अगर हम किसी के स्ट्रक्चर की बात करें तो टेबल का स्ट्रक्चर अलग होता है, चेयर का स्ट्रक्चर अलग होता है, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो सिमिलर वे में हर चीज का स्ट्रक्चर अलग होता है, अलग अलग कंटेक्स्ट में अगर हम उसे ले तो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। NaCl का फॉर्म, NaCl कैसे दिखता है उसका फॉर्मूला अलग से होता है, NaCl किस तरह के बॉन्ड शेयर करता है, राइट। आई एम ऑल्सो केमिस्ट्री स्टूडेंट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की कंटेक्स्ट में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हम 2D व्यू देखते हैं मॉलिक्यूल्स का, 2D व्यू, यानी कि आपके पास ग्लूकोज किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बेंजीन, बेंजीन की रिंग सबको पता होगी, ऐसे करके कुछ बनती है ना, बेंजीन की रिंग, इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इट मींस, ठीक है, मैं इतनी पुअर भी नहीं हूँ केमिस्ट्री में लेकिन मैं भूल गई, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल व्यू भी होते हैं मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सिमिलरली जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो क्या करता है, 3 डायमेंशनल व्यूज दिखाते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का। यस, 3D व्यू। अब तक तो हर चीज 3D में आ जाती है। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, प्रोटीन को 4 लेवल्स में शो करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को बायोलॉजिस्ट 4 लेवल्स में शो करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटीन को रिकैप करते हुए ये आपके सामने पिक्चर आ गई है। पिक्चर क्या है कि आपके सामने ये लंबी सी चेन बनी हुई है सांप की तरह, यस। तो यहाँ पर जितने भी आप छोटे छोटे बबल्स देख रहे हो, यानी कि बॉल्स कह लो या सर्कल्स कह लो, कुछ भी कह लो, राइट। तो वो क्या है आपके पास, एमिनो एसिड। और ये जो आपके सामने ब्लैक लाइन दिख रही है जिससे ये जुड़े हुए हैं आपस में, इफ यू नोटिस, तो उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। यहाँ पर आपको इलेबोरेट करके बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है, एंड जो आपके पास बॉल, सर्कल, कुछ भी कह लो, दैट इज एमिनो एसिड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बायोलॉजिस्ट ने 4 लेवल्स में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। उससे पहले आप सभी बच्चों ने आई होप कमेंट कर दिया होगा ताकि मुझे एंगेजमेंट दिखे, एंड आई रियली मीन्स इट अ लॉट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। तो जो बच्चे प्राइमरी स्ट्रक्चर तक मेरे साथ वीडियो में पहुंच गए हैं तो प्लीज कमेंट करके लिख सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर तक हम पहुंच गए हैं, कुछ भी लिखो स्टूडेंट्स। आई अग्री, जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ वीडियो में, मैं वो सबके आंसर जरूर देने वाली हूँ। एंड जो बच्चे अब तक प्राइमरी स्ट्रक्चर तक पहुंच गए हैं, फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक करना, लाइक बटन। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, दैट इज the positional information in a protein, which is the first amino acid is second and so on primary structure। जो नॉर्मल से स्ट्रक्चर आपके सामने दिखता है, एक पूरी लाइन, ठीक है, जिसमें क्या पता लगता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड की सीक्वेंस पता लगती है। रफली डायग्राम बनाए, रफली डायग्राम में मुझे बड़ा मजा आता है बिकॉज ये हमारी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। और आई थिंक जो डायग्राम में रफ डायग्राम यहाँ बना रही हूँ उसके बेसिस पे हमें एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का। तो इस तरह से ऐसे ही सो ऑन और चेन बनती है, बहुत लंबी लंबी चेन्स होती है। तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ बहुत सारे होंगे, तो मैंने तो 5 ही बनाए अभी तक। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का, ये सीक्वेंस में चल रहा है, पहले एक अमीनो एसिड होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा। तो इस तरह से एक तरह से फर्स्ट अमीनो एसिड आता है, फिर सेकंड आता है, एंड सो ऑन चलता रहता है। तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। सिंपल सी बात है, नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए, लंबी लंबी चेन्स होती है। डायग्राम को
आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, एकदम पॉज करके ब्लू डायग्राम से आपको दिखा रखा है मार्क करके अच्छे से कि किस तरह से अमीनो एसिड होते हैं, और फिर उसका एनलार्ज्ड व्यू भी दे रखा है। ठीक है, एनलार्ज्ड व्यू दे रखा है, जैसे कि आपको ये सारे दिखा रखे एमिनो एसिड्स, एंड एक बेसिक एमिनो एसिड में कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सी ग्रुप होता है, एक आर वेरिएबल ग्रुप होता है, साइड में एक एसिडिक ग्रुप होता है, एक एमिनो ग्रुप होता है और एक एच ग्रुप होता है, जो वो तो काफी कंपल्सरी होता है, राइट। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर होता है एक छोटे से एमिनो एसिड के अंदर। आप चाहो तो वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही आगे एक प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज एन लाइन। तो अब वो जितनी चीजें मैंने अभी आपको एक इमेजिनेशन रूप में समझाई है वो चीजें आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है कि एक प्रोटीन जो होता है ना उसे इमेजिन किया जाता है एक लाइन की तरह। यस, हमने एक लाइन ही बनाई थी सबसे पहले। द लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एमिनो एसिड, एंड जो राइट हैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है बाय द लास्ट एमिनो एसिड। द फर्स्ट एमिनो एसिड इज कॉल्ड एन terminal amino acid, and terminal amino acid. The last amino acid is called the C-terminal amino acid. A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod. The thread is folded in the form of helix. ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से बच्चों आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आपके सामने एक प्रोटीन है, प्रोटीन को हम कैसे इमेजिन करते हैं एक लाइन की तरह। ठीक है, जैसे बुक में लिखा है हम वैसे समझेंगे। लेफ्ट हैंड जो होता है, लेफ्ट हैंड कौन सा हुआ आपका, ये वाला। यहाँ पर एक प्रोटीन की चेन है, एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट एमिनो एसिड, एंड जो लास्ट होता है, जो मान लो सपोज करो ये वाला जो है लास्ट है, ठीक है, तो जो राइट साइड होती है वो रिप्रेजेंट कर रही है लास्ट एमिनो एसिड को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एमिनो एसिड है यानी कि ये वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड पर, उसे कहेंगे एन टर्मिनल एमिनो एसिड, एंड जो लास्ट वाला उसे कहेंगे सी टर्मिनल एमिनो एसिड। ठीक है, और ये कोई रिजिड रोड की तरह नहीं होता, हो सकता है कि हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट हो। हेलिक्स फॉर्म में वीडियो के स्टार्टिंग से समझा रही हूँ कि हेलिक्स फॉर्म क्या होता है। सीढ़ियों की तरह यानी कि स्टेयर्स की तरह, जो हमारे घर में स्टेयर्स केस प्रेजेंट होती है उसकी तरह प्रेजेंट होता है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से ये डायग्राम देखिए, पिक्चर देखिए, एन टर्मिनल दिखा रखा है एंड यहाँ पर आपको सी टर्मिनल दिखा रखा है, और पूरी अमीनो एसिड की चेन दिखा रखी है, पेप्टाइड बॉन्ड शो कर रखे हैं, अमीनो एसिड शो कर रखे हैं, एंड फिगर क्या एक्सप्लेन करिए वो आपको बताएगा कि द प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर चेन है अमीनो एसिड का जो प्रोटीन बनाते हैं। क्या अब तक आपको सारी चीज क्लियर हुई? इस प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यस, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज क्लियर टू मी। तो यू हैव टू टाइप प्राइमरी स्ट्रक्चर इज क्लियर टू मी, तो तभी हम आगे मूव ऑन करते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, कुछ पोर्शन जो होते हैं प्रोटीन का वो थ्रेड लाइक अरेंज होता है हेलिक्स की फॉर्म में, राइट हैंडेड हेलिक्स की फॉर्म में, राइट, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स, जिसे क्या कहते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा एक लॉन्ग पोर्शन होता है जो फोल्डेड होता है बॉल की तरह, जिसे कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर। ये 3D व्यू देते हैं प्रोटीन का, यानी कि जो 3D व्यू होता है वो कहां से आता है, टर्शरी स्ट्रक्चर से। नाम से क्लियर हो रहा है, एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज होती है ना उसके लिए। तो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पिक्चर दिखा रखी है एंड टर्शरी स्ट्रक्चर की पिक्चर दिखा रखी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको ये दिखा रखा है किस तरह से हेलिक्स रूप में अरेंज्ड होता है, एंड टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको ये दिखा रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सारी बॉन्ड्स तो दिखाई रखे हैं। इसके अलावा बेसिकली जो दिखाना चाहते हैं वो ये है कि ये 3D फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 3D फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर 3D फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड हेलिक्स की तरह प्रेजेंट होने वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, किसका, प्रोटीन का। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गए? Write on the comment that secondary and tertiary structure are clear to me. So it will help me, it motivates me students. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर यानी कि जो लास्ट वन है, फोर्थ लेवल ऑफ प्रोटीन। कुछ प्रोटीन असेंबल किए जाते हैं एक से ज्यादा सब यूनिट्स में, तो जिस मैनर में वो फोल्डेड होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो कैसे हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, स्फीयर की फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं, वो क्यूब की फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं, प्लेट की फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। यानी कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में किसी भी शेप में प्रोटीन्स की चेन अरेंज हो जाती है तो उसे कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है
फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्टूडेंट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो हीमोग्लोबिन, ह्यूमन हीमोग्लोबिन है, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। 4 सब यूनिट्स होती है इसमें, 2 एक दूसरे के आपस में मिलती है। 2 यूनिट होती है अल्फा टाइप की एंड 2 यूनिट होती है आपके पास बीटा टाइप की, ठीक है। और ये आपस में मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है साथ में कि ये जो है आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एंड वो हीमो ग्रुप बना रहे हैं। 2 हमारे पास बीटा टाइप हो गया एंड 2 हमारे पास अल्फा टाइप हो गया। जो अल्फा टाइप है उसका कलर सेम है और वो सेम लग रहे हैं एंड जो बीटा टाइप है उसका कलर सेम है एंड वो स्ट्रक्चर से भी सेम लग रहे हैं। इस तरह से हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगेन कमेंट मी, quaternary structure is clear to all of you. Quaternary structure is clear to all of you. Or if you do not want to comment, you can like the video. That motivates me. नेक्स्ट, एक फुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको प्रोटीन चेन का दिखाया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि एक तरह आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? ये पूरी चेन जब आपके पास चल रही हो एंड आप वीडियो पोस्ट करके देखेंगे, डायग्राम यू कैन, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखोगे एक एक चीज क्लियर है, दैट इज अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है। एक जगह हमने देखा नॉर्मल एक एमिनो ग्रुप अटैच होता है, कार्बन से तो पूरी, कार्बन हाइड्रोजन से तो पूरी चेन ही बनी है हमारी, एंड सीओ एक एसिडिक ग्रुप अटैच होता है। सिमिलर हेयर आप देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से ब्यूटीफुल वे टू रिप्रेजेंट इज कि आपको डायग्राम से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। तो जो ब्लू मार्क करो दैट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर आप अल्फा हेलिक्स देख रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स देख रहे हो, ठीक है। एंड द टर्शरी बॉन्ड्स इज समथिंग लाइक दिस। टर्शरी बॉन्ड्स आपके पास इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का आपके पास टर्शरी बॉन्ड्स होता है। एंड लास्ट वन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो अभी हमने पढ़ा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये किसका एग्जांपल है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये एग्जांपल तो आपको देखते ही पता लग गया होगा। दिस पिंक वन इज अल्फा टाइप एंड दिस ब्लू वन इज, पर्पल वन इज बीटा टाइप। तो अब आप सब सारे जने मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा टाइप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है एंड नेम ऑफ द एग्जांपल, एग्जांपल का नाम क्या है। तो इसी के साथ बच्चों आज थोड़ी सी लॉन्ग हो गई वीडियो, बट आई होप कि आपको कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी के साथ प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं और जितने भी मैं आपसे फीडबैक मांग रही हूँ, दैट इज गिव मी फीडबैक हाउ द वीडियो लुक लाइक एंड द एनिमेशन। इसके अलावा दोस्तों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।